इनक्रेडिबल हल्क के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि मिस्टर फैंटास्टिक को जो है ब्रूस बैनर बुलाते हैं ताकि अपने बेटे के बारे में वो कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकें। लेकिन यहाँ मिस्टर फैंटास्टिक उनसे मिलने के लिए पूरी के पूरे मार्वल कॉमिक्स की कम्युनिटी को साथ में लेकर आए होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब लास्ट टाइम हल्क आया था उससे इसने क्या किया था। यहाँ से स्कार की इन्फॉर्मेशन लेने के बाद से हम देखते हैं कि वो अपना आर्मर और तलवार वगैरह उठाते हैं और टेलीपोर्ट होकर वापसी एरिजोना के जंगलात में चले जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि स्कार उनको ढूंढता वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको मारने के लिए। लेकिन उसको ये बात नहीं पता थी कि उसको जो है हल्क की तलाश है और अब ब्रूस बैनर हल्क नहीं बन सकता है। और इसी के लिए बैनर बोलता है कि अब तुम जब तक हल्क से नहीं मिल लेते हो तो तब तक मैं तुम्हें उससे लड़ने के लिए तैयार करूंगा, क्योंकि हल्क जो है वो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। वो कोई ऐसा नहीं है जिसको तुम इतनी आसानी से मार सकोगे, और वो अगर तुम्हारे सामने आ गया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और इसके लिए हम देखते हैं कि ब्रूस बैनर उसको तैयार करने के लिए सबसे पहले टारगेट चूज करता है, और वो टारगेट कोई और नहीं बल्कि द जगरनॉट होता है। अब आगे और इसी तरह हम शिफ्ट होते हैं एरिजोना के अंदर ही, जहाँ पे बैनर अपने बेटे के साथ बैठा होता है और थोड़ा सा डैडी वाला टाइम दे रहा होता है और कहता है कि इसको पी जाओ, ये कैल्शियम है और इसकी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है बच्चे। तो वो कहता है कि अगर ये किसी किस्म की ट्रिक हुई तो तुम मर जाओगे। तो कहता है कि हाँ ऑलरेडी मैं तुम्हारी बात पिछली 50 दफ़ा सुन चुका हूँ और तुमने अलग अलग तरीक़ों से मुझे कह भी दिया है, तो अब मेरे हिसाब से ये कोई मेरे लिए थ्रेट नहीं रहा है, तो इसलिए अगर तुम्हें मुझ पर इतना ही विश्वास नहीं है तो फिर ठीक है। लेकिन हम वही देखते हैं अगले पल बैनर का जो है फ़ोन बजता है और मैसेज आता है जगरनॉट की तरफ से कि बैनर अब तुम्हारी खैर नहीं है, तुम मारे गए। वहीं पे हम देखते हैं बैनर बोलता है कि ओ ज़रा बहुत अच्छी बात है, चलो बच्चे हमें कहीं पे जाना है, एक्चुअली तुम्हारी प्ले डेट आ गई है तुमसे मिलने के लिए। और अगले पल हम देखते हैं कि उस टाउन के अंदर एक ज़ोरदार धमाका होता है और उस धमाके के अंदर से कोई और नहीं बल्कि जगरनॉट वहाँ पे पहुँचता है और बोलता है कि बैनर। तो कहता है कि जगरनॉट लगता है कि तुम्हें मेरा ज़बरदस्त किस्म का मैसेज मिल ही गया, हाँ तुमने मेरा घर उड़ाया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। कहता है कि हाँ, और उसके साथ $3 मिलियन कैश के अंदर अगर मैंने सही तरह से काउंट किया हो। तो कहता है कि आखिरकार तुम्हें मुझसे चाहिए क्या, तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। तो कहता है इससे मिलो, ये है हल्क का बेटा, इसने अपनी सारी की सारी ज़िंदगी जो है एक एलियन प्लेनेट के ऊपर गुजारी है कुछ मॉन्स्टर्स को मारते हुए, और इसके लिए नेचुरली वो अपने बाप को ब्लेम करता है, यानी कि मुझे ही। तो इसलिए इसने सोचा हुआ है कि अब हल्क से अगली बार मिलेगा तो वो उसको मार डालेगा, यानी कि मुझे मार डालेगा। लेकिन मैंने इसको कहा है कि जब तक तुम हल्क से नहीं मिल लेते हो, यानी मुझसे नहीं मिल लेते हो, तो तुम्हें किसी प्रैक्टिस की ज़रूरत होने वाली है। अगर दूसरे लफ्ज़ में कहूँ तो मुझे इसके लिए सिर्फ एक पंचिंग बैग चाहिए था, और राइनो जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बिजी था, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे अंदर ही उंगली कर लेनी चाहिए। और ये बात सुन के जगरनॉट को आता है गुस्सा और वो अपने पंचेस तैयार करता है और बोलता है, तो कहता है कि फिर ठीक है तुम यहाँ से साइड पे हो जाओ कॉनन, ये मेरे और तुम्हारे ओल्ड मैन के बीच में है। तुम्हें बस कार बोलता है कि कॉनन ये क्या चीज़ है। तो कहता है कि इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा कि कॉनन कौन है और कौन नहीं, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, अगर एक बार जगरनॉट ने भागना शुरू कर दिया तो वो अनस्टॉपेबल है, इसको कोई चीज़ नहीं रोक सकती है। तो इसलिए लेकिन बैनर उसको यहाँ पे समझा ही रहा होता है और वहाँ से केन मार को भागते हुए आ ही रहा होता है। स्कार यहाँ से पीछे की तरफ पलट जाता है। तो बैनर बोलता है कि हे तुम कहाँ जा रहे हो भाई। तो कहता है कि मैं जा रहा हूँ एक और शेक पीने के लिए, मुझे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो बैनर बोलता है कि ज़रा 1 मिनट। तो बोलता है कि ये जंग तुमने शुरू करी है और तुम ही इसको एंड कर देना अब कॉनन। ओके काफ़ी क्यूट था, लेकिन ये इस तरह से काम नहीं करता है। देखो कॉनन जो होते हैं उसके लंबे लंबे बाल होते हैं जैसे तुम्हारे हैं, और वो लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि जब बैनर पीछे पलट के यहाँ पे इसको समझाने की कोशिश कर रहा होता है, जगरनॉट आता है और एक ज़ोरदार धक्का उसको मारता है, लेकिन बैनर की जो शील्ड्स होती हैं वो उसको यहाँ पे बचा लेती हैं और वो उसको ज़ोरदार पंचेस किक सब कुछ मार रहा होता है और बोलता है कि आज तुम्हारा ये शील्ड्स तुम्हें नहीं बचाने वाली ज़्यादा वक्त तक। और हम देख रहे होते हैं कि इन शील्ड के बावजूद भी ब्रूस बैनर को जो है इसके पंचेस के इसके किक्स के इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त तरीके से महसूस हो रहे होते हैं, और होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि अगले पल हम मिस्टर फैंटास्टिक और बीस्ट की तरफ शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे बीस्ट बोलता है कि रिचर्ड 3.2, 3.4, 3.6 बल्कि 3.8 मैग्नीट्यूड का जो है अर्थक्वेक महसूस कर रहे हैं। मैंने तुम्हें कहा था रीड कि ये एक टोटल डिजास्टर होने वाला है। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि देखो ब्रूस ने एक बैटल फील्ड चुनी है, उसने सबकी तैयारी करके रखी हुई है हेनरी, और उसने ये जगह खास तौर इसीलिए चुनी थी ताकि वहाँ पे कोई भी शख्स मौजूद ना हो, वहाँ पे कोई भी सोल इंडेडेड ना हो सके। अगर तुम मेरी बात पे विश्वास करो ना करो, लेकिन उसने जो ये सब कुछ बहुत सोच समझ ही किया है, वो कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाएगा।
और अगले पल हम देखते हैं वहाँ पे जहाँ पे वहाँ की पूरी ज़मीन फटना शुरू हो जाती है। मतलब जगरनॉट के पंचेस इतने ज़्यादा खतरनाक हैं कि उससे शॉक वेव आ रही है, उससे अर्थक्वेक आना शुरू हो गया है। तो वहीं पे बैनर बोलता है कि स्कार, क्या तुम इन लोगों को ऐसे ही मरने दोगे? ये लोग मर रहे हैं, तुम्हें इनको बचाना होगा। लेकिन स्कार वहाँ पे एक आदमी को उठाता खींचते हुए और बोलता है वो आदमी कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे, तुमने मुझे बचा लिया। लेकिन स्कार अपनी तलवार से उस आदमी के 2 टुकड़े कर देता है और कहता है कि तुमने बहुत अच्छी कोशिश करी बैनर, लेकिन असली ह्यूमंस के अंदर से डर की बदबू आती है जो इनमें से नहीं आ रही थी। क्योंकि हम देखते हैं दरअसल यहाँ पे एक भी इंसान मौजूद नहीं था। ये पूरी की पूरी जगह बैनर ने खुद प्लान करी थी ताकि वो यहाँ पे स्कार को लड़वा सके जगरनॉट के साथ, और वो सारे के सारे जो होते हैं LMDs होते हैं। तो बैनर बोलता है कि ठीक है, इस बात को मैं नोट कर लेता हूँ कि अगली बार मुझे इनके अंदर से स्मेल डालनी पड़ेगी इंसानों वाली। लेकिन ये सारी चीज़ें देख के जो है जगरनॉट को भी काफ़ी गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि आखिरकार यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है, ये किस किस्म का मजाक तुमने लगाया हुआ है। वो जगरनॉट दोबारा बैनर के ऊपर आके अटैक करे, उसके ऊपर आके एक जोर से बड़ी सी चीज़ गिरती है और वहीं पे वो जगरनॉट निकलते हुए बोलता है कि ऑल राइट किड, अगर तुम्हें मुझसे लड़ने का इतना ही शौक है तो फिर मेरे सामने आओ। तो वहीं पे स्कार अपनी ओल्ड पावर को चार्ज करते हुए बोलता है कि श्योर, अगर टसल से तुम्हारा मतलब ये है कि मुझे तुम्हारा स्कल क्रश करना है तो वो मैं खुशी खुशी करूंगा। और इस तरह हम देखते हैं स्कार अपनी ओल्ड पावर का इस्तेमाल करते हुए जगरनॉट को एक जोरदार पंच मारता है और इसके बाद वहाँ पे जगरनॉट उसको एक दूसरा पंच मारता है और इस तरह वो दोनों के बीच में पंचेस एक्सचेंज हो ही रहे होते हैं। और आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि इन दोनों की फोर्सेस कितनी होंगी कि यहाँ की पूरी ज़मीन वो कांपना शुरू हो जाती है। लेकिन वहीं पे बैनर चिल्ला रहा होता है पीछे से कि डमी, तुम उससे इस तरह से नहीं जीत सकते हो, उसका नाम जगरनॉट है, तुम उसको चार्ज नहीं होने दो, अगर वो एक बार चार्ज हो गया तो तुम उसको नहीं रोक पाओगे। तो वहीं पे स्कार बोलता है कि मेरी ओल्ड पावर वो उसको मुकाबला कर ही लेगी। तो कहता है कि तुम्हारी ओल्ड पावर वो साइंस है, लेकिन जगरनॉट जो है वो मैजिक के ऊपर वर्क करता है, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, तुम उसको डिफेट नहीं कर सकते हो उस तरह से। क्योंकि हम देख रहे होते हैं वाकई में जगरनॉट यहाँ पे स्कार के ऊपर भारी पड़ना शुरू हो गया था, स्कार का यहाँ से खून निकलना शुरू हो जाता है उसके पंचिस से। और वहीं पे हम देखते हैं कि वहाँ पे स्कार जमीन पे गिर जाता है और बोल कहता है कि काम डाउन हो जाओ, अब लगता है कि तुम्हारे बच्चे का काम तमाम करने का वक्त आ गया है बैनर। लेकिन हम वहीं पे देखते हैं कि वहाँ पे स्कार जब नीचे गिरते हैं तो वो अपनी बच्चे वाली फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, यानी छोटे वाली फॉर्म में। और वो बोलता है कि नहीं नहीं प्लीज़ मुझे मारने की कोशिश मत करो। और ये देखिए बैनर भी काफ़ी हैरत में रह जाता है और वो बोलता है जगरनॉट पीछे देख के, यू सन ऑफ अ बैनर, तुम इतने ज़्यादा घटिया इंसान हो कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम एक बच्चे को मुझसे लड़वा रहे हो। लेकिन जगरनॉट जब वहाँ बैनर से बात कर रहा होता है वहीं से उसको आवाज़ आती है कि हे देखो, मैंने इसको चार्ज होने से रोक ही दिया। क्योंकि देखते हैं कि जब एक मोमेंट के लिए यहाँ पे जगरनॉट डिस्ट्रैक्ट हुआ है तो उसी अगले पल में आके स्कार अपनी ओल्ड पावर का इस्तेमाल करके उसको एक ही हाथ मारता है जिससे वो उड़ता हुआ स्पेस की तरफ जाता है। और वहीं पे बैनर बोलता है कि ऑल राइट, मुझे लगता है कि कहानी यहीं ख़त्म कर देनी चाहिए, अब हमें यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है। लेकिन बोलता है स्कार कि नहीं, इतनी जल्दी भी क्या है, और वो उड़ता हुआ वापसी जो है जगरनॉट की तरफ जाता है हवा के अंदर। और वहीं पे जगरनॉट बोलता है कि तुम बहुत ही बड़े डम हो जो तुम यहाँ पे लड़ने मुझसे आसमान में चले आए, क्योंकि मैंने अखबार पढ़ा है और उसके मुताबिक तुम्हारी ओल्ड पावर सिर्फ तब तक ही काम करती है जब तक तुम ग्राउंड के ऊपर मौजूद रहो। तो वहीं पे स्कार बोलता है कि हाँ, और अगर मैं इतना ज़्यादा स्टूपिड हूँ तो ये बताओ कि तुम्हारी अनस्टॉपेबल वाली पावर आसमान के अंदर मेरा क्या बिगाड़ सकती है, तुम्हें भी ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। और यहीं पे बैनर वहाँ पे उन दोनों को देख रहा होता है आसमान के अंदर और बोलता है कि ये हुई ना बात मेरे बच्चे। वहीं पे जगरनॉट बोलता है कि वेल, अगर तुम अचानक उड़ना सीख लो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़मीन पे हम तो पहुंच ही जाएंगे और जैसे ही हम ज़मीन पे पहुंचेंगे तो तुम्हारा मैं वो हाल करूंगा जो तुम भूल नहीं सकते हो। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो ज़मीन के ऊपर टच करता है स्कार, वो अपनी ओल्ड पावर का इस्तेमाल करके वहाँ की नीचे की ज़मीन खोल देता है। उससे ये होता है कि वो लोग ज़मीन के अंदर चले जाते हैं सीधा लावा के अंदर। तो इससे ये होता है कि जगरनॉट को वहाँ पर ज़मीन नहीं मिल पा रही होती। तो वो बोलता है कि ठीक है, मान गया तुम्हें बच्चे, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि मैंने बहुत साल अंडरग्राउंड के अंदर गुजारे हैं और वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये छोटा मोटा सा लावा मुझे जला के राख कर देगा? तो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कितना अर्सा इस लावा के अंदर बिताया होगा? जब हल्क मुझे छोड़ के गया था तो मैं तो पैदा ही उस आग की दुनिया के अंदर हुआ था, उस आग के बीचों बीच। तो वहीं पे जगरनॉट बोलता है कि है, लगता है कि वाकई में तुम्हें अपने ओल्ड मैन से काफ़ी ज़्यादा नफरत है, सही कहा ना मैंने। और इस तरह हम देखते हैं कि उस लावा के अंदर से दोनों की चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ें आ रही होती हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही खतरनाक एक फाइट चल रही होती है। और वो लाइफ मॉडल डिकोई जो होता है बैनर को समझा रहा होता है कि ये आवाज़ें ठीक नहीं लग रही है। तो बैनर बोलता है कि नहीं, मुझे अपने बेटे पे पूरा भरोसा है, मैंने अब तक उसको जो भी समझाने की कोशिश करी उसने समझ लिया है, बल्कि उसने उससे ज़्यादा ही करने की कोशिश करी है। लेकिन वहीं पे वो बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता इस तरह से कि तुम अपने बेटे के साथ जो कर रहे हो एक अच्छी चीज़ है? मतलब तुम्हें अगर उससे अपनी पेरेंटिंग वाली चीज़ करनी है तो किसी और अंदाजे से को ना कि एक जगरनॉट को उसके सामने ला के खड़ा कर दो लड़ने के लिए। सबसे पहली बात, अभी मैं इस तरह की कोई बात करने के मूड में नहीं हूँ, और खासकर एक रोबोट से तो बिल्कुल भी नहीं। वहीं पे बैनर बोलता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगले बार हम देखते हैं कि वहाँ से जगरनॉट और स्कार चिल्लाते हुए आ रहे होते हैं कि बैनर यहाँ से ज़रा बच के रहो, तुम्हारे बच्चे का दिमाग कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। क्योंकि हम देखते हैं कि अपनी ओल्ड पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको दोनों को ऊपर लेकर आ रहा होता है। और इस तरह हम देखते हैं कि जब वो उसको ज़मीन पे लेकर आता है तो स्कार वापसी फ़ौरन जो है अपने पैर ज़मीन के ऊपर जमाता है ताकि वो अपनी ओल्ड पावर को इस्तेमाल कर सके। और जब जगरनॉट वापसी आसमान से उसके ऊपर आके गिरता है तो वहाँ पे जो स्कार अपनी पूरी की पूरी ओल्ड पावर को चार्ज करता है और एक ही ज़ोरदार पंच मारता है। और वो पंच इतनी जोर का होता है कि जगरनॉट का जो आर्मर होता है वो टूट चुका होता है, उसका हेलमेट वो हिल चुका होता है और जगरनॉट वो उड़ता हुआ आसमान के अंदर जा रहा होता है, मतलब स्पेस के अंदर।
और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें लिटरली जगरनॉट के हेलमेट के अंदर एक डेंट नज़र आ रहा है और इसका हेलमेट इतना ज़्यादा ताकतवर है जो कि चट्टानों को, थॉर को और हल तक को धूल चटा चुका है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्कार ने सिर्फ एक ही पंच के अंदर जगरनॉट को जो है एक ही पंच के अंदर सीधा स्पेस के अंदर भेज दिया है। और यहीं से हम लोग एक्समैन के इंस्टीट्यूट के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे बीस्ट बैठ के मिस्टर फैंटास्टिक से बात कर रहा होता है और कहता है कि हमने 3 सैटेलाइट्स को जो है वहाँ पे भेजा है उसको ढूंढने के लिए, लेकिन अभी तक हमें जगरनॉट नहीं मिल पाया है। तो कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक, मैंने अमेडियस को भी इस काम पे लगा दिया, उसने हैमर की सारी सैटेलाइट्स को हैक कर लिया है। तो अगर कोई भी चीज़ हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर होती है या एग्जिट करती है तो उसके बारे में हमें फ़ौरन पता चल जाएगा। वहीं पे बीस्ट बोलता है कि मैंने जो है जगरनॉट के ऊपर काफ़ी टाइम से नज़र रखी हुई थी, हम लोग को उससे अपने कुछ मामले सॉल्व करवाने थे एक्समैन के, लेकिन अब सब कुछ बर्बाद हो चुका है। बैनर ने सारा का सारा प्लान बर्बाद कर दिया है। देखो रीड, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि बैनर तुम्हारा सबसे पुराने दोस्त में से एक दोस्त है, लेकिन मेरी बात मानो वो बहुत ही डेंजरस इंसान बन गया है अब। मेरे ख्याल से बैनर जो है वो तो हल्क से भी ज़्यादा डेंजर है। तुम्हें भी रीड टी-शर्ट बोलते हैं, देखो हेनरी, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि उसकी मैडनेस के अपने अलग अलग मेथड्स हैं। और रही बात अगर तुम्हारी कंसर्न की, तो मैं इसके बारे में उससे बात ज़रूर करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं उससे कोई बात नहीं करूँगा, उससे कुछ पूछूंगा नहीं। लेकिन वहीं पे बीस बोलता है कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो रीड, मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद मांगने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ यहाँ पे इतना समझा रहा हूँ कि अब मैं जो आगे करने वाला हूँ उसके अंदर तुम अपनी टांग मत अड़ाना प्लीज़। तो मतलब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बीस्ट को अंदाज़ा हो गया कि बैनर ये सब जो कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है और अब वो उससे अपने अंदाजे से ही निपटेगा। यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं कॉमिक बुक शॉप के अंदर, जहाँ पे बैनर अपने बेटे यानी स्कार को लेकर आया होता है बेसिकली, और वो यहाँ पे उसको कॉनन की कॉमिक्स दिखा रहा होता है। और कॉनन बेसिकली मार्वल का एक कैरेक्टर है जिसको आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे फोर्थ वॉल ब्रेक हो गई है। मतलब मार्वल कॉमिक्स के अंदर ही हम मार्वल कॉमिक स्टोर देख रहे हैं और वहाँ पे जो है कॉमिक बुक कैरेक्टर एक कॉमिक पढ़ रहा है। ओह माय गॉड, माइंड ब्लोइंग। और वहीं पे बैनर बोलता है, तो बताओ अब तुम्हारा क्या ख्याल है। तो कहता है कि ऑल राइट, अब मुझे समझ में आया कि तुम कौन सा कॉनन की बात कर रहे होते थे, लेकिन उसको जो है मेरी जैसे एक बड़े शॉट की ज़रूरत है। लेकिन वहीं पीछे से आवाज़ आती है, बुरी बात बच्चे, क्लासिक चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। और वहीं से अगले पल हमें क्लॉज खुलने की आवाज़ आती है और कोई और नहीं वहाँ पे बीस्ट ने यहाँ पे वुल्वरीन यानी लोगन को भेजा होता है हल्क के पीड़े स्कार से लड़ने के लिए। टू बी कंटिन्यूड। और यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं अपनी शी हल्क वाली स्टोरी की तरफ, जो कि आई होप कि आप लोग भूले नहीं होंगे कि हम लोग 2 स्टोरीज अपने चैनल पे एक साथ शेयर कर रहे हैं इस वक्त। और यहाँ पे दरअसल होता है कि लायरा की हम स्टोरी देख रहे हैं जो कि एक नई अल्टरनेट फ्यूचर से आई होती है, लेकिन यहाँ पे वो आर्बर एजेंसी का काम कर रही होती है। यहीं पे वो जो है शी हल्क की हंट पे निकलती है क्योंकि शी हल्क उससे मिलने के लिए नहीं आई होती है। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि कुछ 3 मिस्टीरियस कैरेक्टर्स पहुँचते हैं और उसके लव इंटरेस्ट अलेक्जेंडर की जान ले लेते हैं। और अब आगे हम 3 दिन शिफ्ट होते हैं इस कहानी से पहले, जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि यहाँ पे लायरा को कोई स्टडी कर रहा होता है और वो कोई और नहीं बल्कि नॉर्मन ऑसबॉर्न होता है, क्योंकि लायरा ने डार्क एवेंजर्स की पूरी टीम की अकेले ही छुट्टी कर दी थी। और ऑसबॉर्न बोलता है कि सर इसको रोकने की कोशिश करो। उसने जो यहाँ पे आर्मर की मदद तो ली होगी, लेकिन उसने उसके बगैर भी मेरे सारे के सारे एवेंजर्स को धूल चढ़ा दी थी। और ये चीज़ क्या है जो इसके हाथ में है, इसको वो ब्रॉडिगा के नाम से कहती है और ये इसके टाइम के अंदर से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और इसने जो है मेरे कंप्यूटर के अंदर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रिस्की फाइल्स को जो है अपने अंदर डाउनलोड कर लिया था। मतलब इसके पास मेरी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसके पास नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ जो चीज़ मेरी है वो मुझे वापसी रिटर्न कर दिया जाए और हमारा प्राइमरी टारगेट जो होगा वो ब्रॉडिगा होगी, शी हल्क नहीं। लेकिन अगर रही बात उसकी मिस्ट्रेस यानी शी हल्क की, तो उसने मुझे जो है बातों के अंदर एक बहुत ही वंडरफुल आइडिया दे दिया था। उसने मुझे बताया था कि किस तरह से उसके फ्यूचर के अंदर सुपर ह्यूमन एबिलिटीज़ को जो है जनरेट किया जाता है और वो लोगों को जो है पैसों के जरिए बेचा जा रहा होता है। और ये आइडिया एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आइडिया है। और वैसे भी इस बात को तो उसने साबित कर ही दिया है कि फ्यूचर में जाके ये एक बहुत ही बड़ा आइडिया बन जाएगा जिससे मुझे बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो उसका मतलब यही है कि मुझे अब अपनी इस टाइमलाइन के अंदर भी, मतलब इस दुनिया के अंदर भी इसी ड्रीम के ऊपर काम करना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने जो है ओरिजिन कॉर्पोरेशन के ऊपर सारा पैसा लगाया है और तुम्हें उसका हेड बनाया है जनरल राइकर, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारा एक्सपीरियंस ट्रांसप्लांटिंग और मेटा ह्यूमन टिश्यूज़ के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा और ज़बरदस्त किस्म का है। और ये बहुत शर्म की बात है कि तुम जो काफ़ी सालों से शील्ड की जेल के अंदर सड़ रहे थे गामा कॉर्प्स के चक्कर में, लेकिन अब जैसा कि शील्ड के ऊपर हैमर का कब्जा है यानी कि हैमर मेरी है, तो हर चीज़ की चाबी अब मेरे पास है और इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ का हेड बना दिया है। तो बेसिकली राइकर जो हमने देखा था लास्ट एपिसोड के अंदर, एक जर्नल होता है जो इन सबको ऑर्डर्स दे रहा होता है, वो किसी और के ऊपर नहीं बल्कि नॉर्मन ऑसबॉर्न के कहने पे ही काम कर रहा है। और नॉर्मन ऑसबॉर्न ने अपनी एक नई कंपनी बनाई है ओरिजिन कॉर्पोरेशन के नाम से, जिसमें वो लोगों के जेनेटिक्स को चुराएगा, डीएनए को चुराएगा और लोगों को जो है पावर देने की कोशिश करेगा, जैसे लायरा के फ्यूचर में किया जा रहा था। तो वहीं पर राइकर बोलता है कि तुम इस बात से बिल्कुल भी अफसोस नहीं करोगे डायरेक्टर ऑसबॉर्न कि तुमने मुझे यहाँ का हेड बनाया है। मैं तुम्हें यहाँ पे हर एक चीज़ को अश्योर करता हूँ कि जो तुम चाहोगे बिल्कुल वैसा ही होगा। एक बार मैं लायरा को कैप्चर कर लूँ तो उसके ऑर्गन्स और डीएनए का मैं बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने वाला हूँ। सबसे पहले जब इस चीज़ के ऊपर मैंने काम करने का सोचा था तो मेरे दिमाग में हल्क की ओरिजिनल कज़न यानी कि जेनिफर वॉल्टर्स थी, असली वाली शी हल्क। लेकिन शी हल्क के ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर नहीं पाया क्योंकि वो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा करेक्टेड थी, लोगों के सामने रहती थी, एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और इस सब का हिस्सा रही है। तो उसको पकड़ना, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था।
लेकिन ये बात कितनी आयरॉनिक होगी कि जेनिफर वॉल्टर्स ही है जिसकी वजह से अब जो कुछ भी होने वाला है वो उसकी रिस्पॉन्सिबल होने वाली है, क्योंकि जब बैनर इस दुनिया से बाहर था तो तब शी हल्क ने साथ दिया था शील्ड का, ताकि हल्क के ग्रेटेस्ट विलन को पकड़ के उस शील्ड की कस्टडी में रख सके, जिसमें से एबोमिनेशन, ज़ेज़ेक्स, द ग्लोब और इस तरह के अलग अलग विलन्स थे। लेकिन जो शील्ड के पास पहले इन्फॉर्मेशन हुआ करती थी अब वो हैमर के पास है, और वो सारे अब हैमर की कस्टडी के अंदर ही मौजूद हैं, और उसके जरिए मैंने उनका अच्छा खासा डीएनए वगैरह कलेक्ट कर लिया है। और ओरिजिन कॉर्पोरेशन की मदद से अब मुझे अच्छी तरह से पता था कि उनके डीएनए के साथ हमें क्या करना है। तो बेसिकली अभी जो 3 अजीब अजीब हमें मॉन्स्टर्स दिख रहे हैं ये सिर्फ जो हैं हल्क के पुराने विलेंस के डीएनए के ऊपर बने हुए हैं, उनके अंदर उन्हीं की पावर्स हैं और इसीलिए ये उन्हीं की तरह दिख भी रहे हैं। और इसी तरह हम डेड वैली के अंदर दोबारा शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे लायरा बोलती है कि तुम एक मरी हुई औरत हो। इस वक्त मैं सिर्फ एक मरी हुई औरत को देख रही हूँ। मैंने अपने पार्टनर से कसम खाई थी कि मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगी, तुमने उसकी जान ले ली। मैंने उससे एक वादा किया था और तुमने वो वादा मेरा तोड़वा दिया। लेकिन हम देखें इससे पहले कि लायरा उसको और कुछ बोल पाए, वहीं पे एक आती है मॉन्स्टर और उसके मुंह पे एक जोरदार पंच मारती है और कहती है कि अपना मुंह बंद करके रखो। और तुम जानती नहीं हो जर्नल को कि उन्हें उतने ज़्यादा बोलने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तुम जानती हो कि वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे? जब वो तुम्हें देखेंगे तो तुम्हारे पार्ट्स को चॉप करके रख देंगे। तुम्हारे बारे में कोई नहीं नोटिस करेगा, तुम्हारे बारे में कोई परवाह नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे तुम बिल्कुल नई नहीं हो। तुम कोई असली शी हल्क नहीं हो, कोई तुम सुपर हीरो सेलिब्रिटी नहीं हो, तुम एक सिर्फ इम्पोस्टर हो। तुम्हें यहाँ पे कोई जानता तक नहीं है और तुम कैसे गायब हो जाओगी ये किसी को पता भी नहीं चल पाएगा। लेकिन वहीं पे पीछे से जो है दूसरी मेंबर आती है और कहती है कि एब्रेवेशन प्लीज़ ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, इसके टिश्यूज़ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल हैं और जनरल ने सख्ती से कहा था कि इसको बिल्कुल भी हम डैमेज नहीं कर सकते हैं। तो वो कहती है कि तो अपने गंदे हाथ तो मुझसे ज़्यादा दूर रखो एक्सॉन, और मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। कहती है कि ठीक है तो मुझे हाथ नहीं लगा सकते, जैसे कि तुम्हें एबोमिनेशन के डीएनए के ऊपर बनाया गया तो मुझे ज़ेज़ेक्स के डीएनए के ऊपर बनाया गया है जो कि लिविंग डायनोमो था। मैं अपनी कंस्ट्रक्शन को चेंज कर सकती हूँ, इंटेंजिबल बना सकती हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से अभी इस वक्त जो है हमें इस मिशन के ऊपर फोकस रहना चाहिए। तो वो कहती है कि ठीक है देखो मैंने इसकी घड़ी से उतरवा ली है और क्या इसको तुम अपने साथ ले जाना पसंद करोगी? इसको तो हम अपने काबू में ले लेते हैं, जब तक तुम उसको ठिकाने लगाओ और मैं अपने जो है ड्रॉप शिप को समन करती हूँ। और बेसिकली वो यहाँ पे अपने जहाज़ को बुलाते हैं जिसके अंदर वो लायरा को पकड़ के ले जाने वाले हैं, और कहती है कि हम लोग रास्ते के अंदर कंफर्म कर देंगे जनरल को कि पैकेज हमारे पास है और वो बिल्कुल सिक्योर है। वहीं पे एक्सियन बोलती है कि मोरेस इसको जो है लोड करने के लिए फ़ौरन तैयार करो एक कंटेनमेंट फील्ड के अंदर। और वहीं पे वो बोलती है एब्रेवेशन कि देखो ज़रा मैंने इसको 2 ही पंच मारे और ये कैसी ठंडी पड़ गई, लगता है कि इसके अंदर से लड़ाई वाला जुनून वो तो मैंने छीन ही लिया है। लेकिन एक मिनट, लेकिन जनरल ने हमें इस बारे में वार्न किया था कि इसको कभी भी काम नहीं छोड़ना। उन्होंने कहा था कि अगर हम इसको काम छोड़ेंगे तो ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। और बिल्कुल ऐसा ही होता है क्योंकि शी हल्क यहाँ पे जानबूझ के उनको मार नहीं रही थी ताकि वो कम से कम गुस्सा करे और अपनी स्ट्रेंथ को जमा करे। और इसी के अगले पल हम देखते हैं कि वो वहाँ से जो मोरेस होती है उसके अंदर से अपने आप को छुड़वाती है और उड़ते हुए वहाँ से दूर निकलती है और सीधा उनके जहाज़ के ऊपर चढ़ती है। और हम देखते हैं कि लायरा अपने हाथों से पूरा का पूरा एक जहाज़ जो एक स्पेसशिप वो उठा के उन लोगों के ऊपर फेंक देती है। तो वहीं पर एब्रेवेशन बोलती है कि बस अब बहुत हुई है, ये बिल्कुल भी फनी नहीं था। अब मुझे कोई परवाह नहीं है जनरल ने क्या कहा था और क्या नहीं, लेकिन अब मैं उसकी बहुत बुरी हालत करने वाली हूँ। और वहीं पे वो बाहर निकलते हुए बोलती है कि हम तुमसे पहले ये बात प्रूव कर चुके हैं कि तुम हम तीनों को हरा नहीं सकती हो। लेकिन हम देखते हैं कि वो वहाँ से गायब हो जाती है। तो ज़ेज़ेक्स बोलती है कि मेरे ख्याल से हमें जो है अलग अलग हो जाना चाहिए और उसको ढूंढना चाहिए जल्द से जल्द, इससे पहले कि जनरल हम पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो। तो वो बोलती है कि तुम पागल हो गई हो, तुम्हें क्या लगता है कि ये हमारे लिए एक अच्छा प्लान होगा, डिवाइड एंड कॉन्क्योर? वो हमारे साथ यही करना चाहती है, वो हम तीनों से एक साथ नहीं लड़ सकती है, लेकिन अकेले अकेले वो शायद लड़ सके। तो वहीं पे वो बोलती है कि तुम अब क्या चाहती हो सहजी कि मैं क्या करूँ? उसने हमारे ट्रांसपोर्ट को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया, हम यहाँ से निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे? और जनरल राइकर को फेलियर्स बिल्कुल भी नहीं पसंद है, अगर हम इस तरह से खाली हाथ गए तो वो हमारे साथ बहुत ही बुरा सलूक करेंगे। और तुम्हें क्या याद नहीं कि पिछले कुछ दिनों में हमारे साथ कितना बुरा सलूक हुआ है? तो कहती है कि हाँ मेरे ख्याल से तुम ठीक कह रही हो, हमें उसको जल्द से जल्द ढूंढना ही होगा। और वो कहती है कि ठीक है, हम सब अपने अलग अलग डायरेक्शंस में निकलते हैं और 20 मिनट बाद इसी जगह पे मिलेंगे। और इस तरह हम देखते हैं कि मोरेस वगैरह सब अलग अलग जा रहे होते हैं, लेकिन मोरेस यहाँ पे जैसी अलग होती है तो शी हल्क आके उसके ऊपर वार करती है। लेकिन ये एक तरह की जो है एक ग्लोब तरह की चीज़ होती है, यानी कि इसको छूने की जितनी भी कोशिश कर लो एक जैली की तरह है और उसको पकड़ना इम्पॉसिबल सी बात होती है। तो वहाँ पे शी हल्क उसके ऊपर वार करती रहती है और कहती है कि तुम ज़्यादा बातचीत नहीं करती हो, और ये अच्छी बात है क्योंकि अब तुम जो मदद के लिए भी नहीं चिल्लाओगी। लेकिन हम देखते हैं जब वो वहाँ पे पहाड़ों के बीच गिरती है टूटी फूटी और अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट कर रही होती है तो अचानक उसकी बॉडी वाइट होना शुरू हो जाती है। तो वहीं पे शी हल्क बोलती है कि कितनी अफसोस की बात है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कभी भी इस ज़मीन के ऊपर अपने आप को रिकंस्टिट्यूट नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे अल्कली सॉल्ट बहुत ही ज़्यादा है और इसकी वजह से तुम्हारी बॉडी कंप्लीटली ड्राई हो चुकी है, क्योंकि तुमने अर्थ के ऊपर अपने आप को कंस्ट्रक्ट करा है और उसकी प्रॉपर्टीज़ अपने अंदर ले लिए हैं। और इस तरह बेसिकली देखते हैं कि मोरेस जो होती है वो वहाँ पे खुद एक पत्थर की मूर्ति बन जाती है, मतलब लायरा ने अपना दिमाग का इस्तेमाल करा है और कहती है कि वेल इस पोज को ऐसी बना के रखना काफ़ी अच्छी लग रही हो। और यहीं से हम अगले पल शिफ्ट होते हैं उन दोनों के पास, जहाँ पे वो वापसी लौट कर आते हैं और वो पूछती है क्या तुम्हें कुछ मिला? कहती है कि नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। लेकिन अगले पल एब्रेवेशन ने जो उसकी बॉडी का वॉच पहनी होती है उसके अंदर से आवाज़ आती है कि ऑल राइट, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम लोग मुझे नहीं ढूंढ सकते हो। और ये भी ठीक कहा था कि मैं जेनिफर वॉल्टर्स बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। कि जेनिफर वॉल्टर्स वो एक बहुत ही काइंड और एक ऑनरेबल वॉरियर है, लेकिन मैं उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ।
तुमने जो आज करा है उसने मुझे बिल्कुल बदल के रख दिया है और अब मैं तुम लोगों से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाली हूँ। मैं एक ऐसी मॉन्स्टर हूँ जिसको तुमने छेड़ के बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। मैं तुमसे सिर्फ एक ही सवाल पूछती हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग को पकड़ना मेरे लिए मुश्किल होगा या आसान होगा? एक जा चुकी है, अब सिर्फ तुम दो रह गई हो। अब आगे तुम्हारी मर्जी है, तुम जो करना चाहो। और इस तरह हम देखते हैं कि उसने मुरैस को वहाँ पे मार के फेंक दिया होता है और उसके ऊपर लिख दिया होता है कि डेथ मोमेंट, और इससे वो दोनों की अब हवा निकल जाती है। टू बी हल्की न्यूड।